तो एक यहाँ पे तो एक तो लाजमी होगा बिकॉज इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी sp और sp सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक तो यहाँ पे आएगा। सेकंड, आपके पास ऑक्सीजन जो है उसमें भी आपके पास दो लोन पेयर हैं, राइट। एक लोन पेयर है कंप्लीट फुल, तो यहाँ पे भी आपके पास दो यहाँ पे फिल हो जाएंगे इस sp के अंदर। तो आपके पास टोटल 6 थे, 3 हमने यहाँ पे फिल कर दिए एंड इट मीन्स के एक सेकेंड, sp एक्सक्यूज मी सर। सर इसके अंदर मतलब हमने 2 एसपी फिल कर दी ना, 2 एसपी तो वैसे ही आ जाएंगे, एक हमारा जो हाँ। बॉन्डिंग होगा ऑर्बिटल एसपी का वो फिल होगा, राइट? एक सेकंड, मुझे अगर सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ वाला होता वो बड़ा इजी हो जाना था बनाना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। सर इसमें डेटिव बॉन्डिंग नहीं होगी? यस सर, सॉरी, डेटिव ही होगी क्योंकि एक पेयर ऑक्सीजन का उसमें वो डोनेट करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बॉन्ड के लिए। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा, बट मैं देख रहा हूँ कि वो sp से ही दो जाएंगे या फिर p से जाएंगे, अभी वो चेक करना है। एक तो पहले p बन गया, तो सर पी से नहीं आई जाना थिंक चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। दो, सॉरी, सर पी से नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक एसपी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर हो गया एसपी का, और एक पी ऑर्बिटल डोनेट कर देगा तो एक और एक अनपेयर्ड हो जाएगा। हाँ होना तो ऐसे ही चाहिए, बट एनर्जी का भी हमने थोड़ा सा देखना है, तो एक सेकंड में आपको, मुझे बस थोड़ा सा टाइम है। कार्बन ऑक्सीजन 6 प्लस 10, यहाँ से एक दोनों ट्रांसफर हुए, कार्बन के ऊपर एज इट इज आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था वो ट्रांसफर हो गया इधर की तरफ, तो इट मींस के एक sp ये बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर sp नॉन लोन पेयर आ गया, और फिर हाँ फिर यहीं पे ही होगा आपका जो p होगा वही ट्रांसफर होगा इसके एम्प्टी में। हाँ राइट राइट राइट। ओके गाइस, जज किस तरह मैंने अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक sp ने यहाँ से इसके sp से मिलकर एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी थी जिसके रिजल्ट में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकंड, ये sp लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ये वाला कार्बन के ऊपर, तो ये हमारे नीचे वाले फिल कंप्लीट हो गए। अब ये वाला जब p इस p के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो एक पहला पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक पाई बॉन्ड बना दिया, और ये वाला जो होगा ये मिलकर एक अलग से पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और एक बॉन्ड में बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दोनों इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो फीलिंग होगी वो हम इस तरह से करेंगे। अब आगे आई थिंक सिंपल है, sp को हम sp के साथ बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे दो, ये सिग्मा आपका बॉन्ड बन गया। उसके बाद यहाँ से एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड आपका बनेगा यहाँ से, और ये दोनों को इकट्ठा हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कर देते हैं फिल। और एक इसका जो यहाँ से p ऑर्बिटल का पाई स्टार और यहाँ से जो सेकंड p ऑर्बिटल होगा उनका आपस में पाई स्टार जो होगा वो बनेगा, और यहाँ पे एम्प्टी होगा ये। हाँ, बिकॉज हमारे पास टोटल थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, और इसका जो सिग्मा स्टार बना था इसका और इसका सिग्मा स्टार वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये आपकी आ गई CO की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एमओ। समझ आई थोड़ी सी या और कंफ्यूज कर दिया? सर ये जो लोन पेयर्स हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमने पाई के ऊपर रखना है और कौन सा नीचे? नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स
कौन सा पाई के ऊपर रखना है? मैं वही बोल रहा था कि आपको जज करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आता है तो ये आपको जज करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया था कि लॉन पेयर यूजुअली वैसे आपके यही होते हैं जो एसपी के ऊपर रह जाते हैं या फिर sp3 वगैरह के ऊपर जो रह जाते हैं, वही आपके लोन पेयर ज़्यादातर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन अमोनिया की अगर हम बात करें NH3, तो ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअली sp3 ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है, राइट, sp3 के अंदर। सर वो सही है सर, मैं कह रहा हूँ कि अब हम जब इसे डायग्राम में मतलब एनर्जी लेवल वाइज देखेंगे तो कौन सा वो sp जो है हम उसे पाई ऑर्बिटल है उसके ऊपर रखेंगे एनर्जी में या नीचे रखेंगे? अच्छा वो नहीं, वो आप सिग्मा को अगर आप सिग्मा की पूछ रहे हैं तो सिग्मा को नीचे रखें और पाई को उसके ऊपर। नहीं और जो सर, ये जो लोन पेयर्स हैं सर, वो जो नॉन बॉन्डिंग नॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है पेयर है। वो आपके एग्जैक्टली यहाँ पे sp का ये आ जाएगा एक ये, और यहाँ से एक ये आ जाएगा, ये वाले इस तरह से। सर इसका तो वो नीचे है ना, हाँ सॉरी, नीचे। हाँ कौन सा, ये मैं वही बोल रहा था, ये बहुत गंदी बनेगी। ठीक है सर। हाँ यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके सर, थैंक यू। अच्छा मैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आपके कार्बोनिल की अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, it always attacks using this carbon. रीजन इज कि आपका जो होमो है वो कार्बन के ज्यादा क्लोजर है, राइट। तो कार्बन के जो चीज कार्बन के ज्यादा क्लोजर होती है, इट मीन्स कि कार्बन की तरफ से ही अटैक होगा, बिकॉज इसकी एनर्जी ज्यादा है, होमो ने ही अटैक करना होता है किसी भी चीज के ऊपर, तो कार्बन ही आपका अटैक करता होता है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट। तो कार्बन अटैक करता है, ऑक्सीजन अटैक कभी नहीं करता कार्बन मोनोऑक्साइड के केस के अंदर। दिस इज कार्बन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बन के यानी कि अगर अटैक करना है तो भी कार्बन ने करना है, और अगर किसी ने अटैक करना है तो वो भी यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज जो लूमो है उसमें कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो जब अटैक होगा तो कार्बन के ऊपर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इसकी जो एक्चुअल डायग्राम है ना, वो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा अभी। एनीवेज, हो गया कंप्लीट या अभी कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम मतलब NO की बनाए तो NO 1 माइनस की बनेगी ना, क्योंकि आई थिंक ऑड नंबर्स के साथ ये काम नहीं करती लुईस स्ट्रक्चर। NO ट्रिपल बॉन्ड, हाँ इसका मुझे एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ। NO स्ट्रक्चर, आई थिंक NO नेगेटिव के साथ ही आएगी अगर आती है तो। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे आपको किसी ने कहा ये करने को? ये वो सर अब्दुल्ला ने कहा था ट्यूटोरियल में, मतलब O2 N2 F2 की तो सिंपल थी, उन्होंने फिर कहा था कि ये स्टार्ट ट्राई करें। ओके ओके, सही सही, फिर प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर आप वो जो DNA मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती है उनका बता सकते हैं प्लीज थोड़ा? DNA मॉलिक्यूल के अंदर हाँ वो लेक्चर 25 में था शायद। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्चुअली मेरी बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक है, मुझे नहीं आती बायोकेमिस्ट्री। मुझे नाम भी नहीं पता कि DNA में कौन से, पता नहीं वो जैसे PG। उसमें में हाँ बीटा प्लीटेड शीट्स और अल्फा स्पाइरल और ये सब, फिर सल्फर ब्रिज फोर्सेस, ये सारी जो थी उसमें थी। नहीं, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर इतना कुछ लिखा हुआ है तो। बस इतना है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके, आई थिंक नाइट्रोजन होते हैं और कुछ उधर से हाइड्रोजन, आई मीन यहाँ पे कुछ 5 मेंबर होती है। एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं कौन सी होती है बिकॉज मुझे बायोकेमिस्ट्री नहीं आती। सर असल में उसमें वो प्रोटीन होता है ना, तो उसमें अमाइड लिंकेज के अंदर दे कनेक्ट हाँ की हाँ CW और NH। हाँ
ये इतनी डिटेल में नहीं आएगा आपको, अगर बट इतना पता हो आप वो वाला चेक करें, ऑर्गेनिक वाला जो लेक्चर है उसमें वो डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि डीएनए के जो दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है। सही। और Okay. जो सॉरी जो बायोकेमिस्ट्री वाला वो वाकई मुझे नहीं आता, तो अगर वो कुछ कोई ऐसा है भी तो मुझे नहीं पता होगा। कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा मैंने बायोकेमिस्ट्री का वो जो भी था प्रोटीन वगैरह कुछ भी क्वेश्चन नहीं करवाया, बिकॉज मुझे खुद नहीं आती। जी सर, वो उनके भी है एक सर अब्दुल्ला का भी है इस वक्त 10 मिनट में आई ओके ओके। थिंक। उनसे भी पूछना हुआ तो मैं पूछ लूंगी। हाँ सही है, ओके। आप एक दफा बैंड विड्थ का ट्रेंड बता सकते हैं दोबारा, विड्थ का? विड्थ का, हाँ एक सेकेंड। बैंडविड्थ में ये है कि सपोज ये आपका एक ऑर्बिटल ये है, और जस्ट सपोज कोई दो एलिमेंट्स हैं, दोनों का एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा है, और एक दूसरा एलिमेंट है जिसका पहला ऑर्बिटल ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इस केस के अंदर जो केस 1 है, ये इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, केस 1। सबसे पहले आपके ए के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, राइट। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये जिसके फेजेस सेम होंगे वो सारे, आई मीन टू से वो सारे सिग्मा वाले ये बनेंगे, और नॉट हियर, सिग्मा वाले यहाँ पे बनेंगे, और जो सिग्मा स्टार वाले होंगे वो यहाँ पे बनेंगे। सिग्मा और सिग्मा स्टार इनको कंपेयर करो इस एनर्जी के साथ, साइज कम है ऑर्बिटल्स का, ओवरलैपिंग काफी ज्यादा एफिशिएंट होगी। अब ये जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स अगर उनको मैं ड्रॉ करूँ तो एक कुछ इस तरह से बनेगा इसका, और जो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो समवेयर इस तरह से ओवल शेप में होता है, इस तरह से। ये आपका सिग्मा हो गया और ये आपका सिग्मा स्टार हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब बैंड्स बने, इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है, बहुत सारे n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सिमिलरली n नंबर ऑफ सिग्मा स्टार बॉन्ड्स होंगे, जो कि आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन शो करेंगे। अब उनका आपस में साइज बहुत स्मॉल है, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज स्मॉल था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी साइज बहुत स्मॉल है। सिमिलरली यहाँ पे साइज बहुत जो है वो स्मॉल है। तो इनके जो, अगर सिग्मा की हम बात करें, इंटरेक्शन होगी, एक पहला यहाँ पे आएगा काफी नीचे, दूसरा काफी ऊपर चला जाएगा। सिग्मा स्टार का जो जो बॉन्डिंग वाला होगा वो काफी नीचे हो जाएगा, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा वो काफी ऊपर हो जाएगा। और ये इस तरह से एक, जब आप n नंबर रखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक बैंड बन जाएगा। ये आगे आपके पास बैंड गैप भी काफी बड़ा है, इससे आपका बैंड गैप भी एक्सप्लेन हो गया, और आपकी जो बैंड विड्थ है वो भी यू कैन सी के वो काफी बड़ा हो गया। सेकंड ये वाला केस है सिनेरियो। अब इस केस के अंदर जो साइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइज बहुत बड़ा है, तो आपकी जो एफिशिएंट ओवरलैपिंग जो होगी वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो वो एक यहाँ पे होगा समवेयर और एक समवेयर यहाँ पे होगा। अब ये आपका सिग्मा है, अब और ये आपका सिग्मा स्टार है, और इससे जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा वो भी बड़े साइज का बनेगा, राइट। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो भी काफी बड़े साइज का होगा। अब जो आपके सिग्मा और सिग्मा स्टार है उनके साइजेस बहुत बड़े हैं, इट मीन्स कि इनकी जो आपस में इंटरेक्शन होगी, एक और सिग्मा रखूं और n नंबर ऑफ सिग्मा मैं अगर रखूं ऑर्बिटल्स, तो एक की इंटरेक्शन, बिकॉज साइज बहुत बड़ा, अगेन जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन इतनी एफिशिएंट नहीं थी, यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग होगी इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो एक यहाँ पे आएगा जो बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला समवेयर यहाँ पे आएगा। और थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि बैंड गैप भी थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए। और इसी तरह सिग्मा स्टार है, उसका भी इतनी एफिशिएंट ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक यहाँ पे आएगा और एक समवेयर यहाँ पे आएगा, इस तरह करके यहाँ पे एक बैंड बन जाएगा आपका, एक बैंड आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब वो अपेरेंटली लग रहा है कि जैसे मैंने वो कर दिया है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर करके, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे,
तो नाउ यू कैन सी कि अब जो बैंड गैप है ना वो एक्चुअली कम हो जाएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो आपका जो बैंड गैप होगा वो भी कम हो जाएगा बिकॉज एक क्योंकि ये जो आपस में जो एनर्जी गैप था वो काफी कम था पहले। यहाँ पे इतना ज्यादा था एनर्जी गैप, अब वो जो अपना सिग्मा सिग्मा स्टार का जो एनर्जी गैप है वो कम हो चुका है, तो इस वजह से जो बैंड गैप होगा वो भी कम हो जाएगा। और सेकंड, इनकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी कम हो जाएगी बिकॉज इनकी आपस में इंटरेक्शन वीक होगी, तो बैंडविड्थ जो होगी ये भी शॉर्टर बनेगी आपस में। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अजीब सी बन गई है तो इस वजह से थोड़ा लग रहा है जैसे दोनों इक्वल हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो कैन वी स्टॉप नाउ? एक सवाल था दादा, अगर नहीं है तो मैंने चैट में पूछा था जी जी। सर, वो जो लास्ट मैसेज है चैट में सर, इसका वो पाई एमओ डायग्राम जो वो होता है वो किस तरह बनाएंगे? मुझे ये कंफ्यूज था बड़ा इस पे। किसका पाई एमओ? सर वो चैट में जो लास्ट में लिखा हुआ है CH3OCH2। अच्छा अच्छा, CH3 CH3OH CH2 OCH CH2, ठीक है। और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन molecular orbital and CO क्या कोबाल्ट? आई थिंक CO वो है बैंड जो कहते हैं, उसका एक प्रॉपर नेम था क्रिस्टल और या क्रिस्टल ऑर्बिटल। दिस इज बैंड, इसको हम एक को कंडक्शन बैंड कहते हैं और एक को वैलेंस बैंड कहते हैं। तो एक बैंड होता है और एमओ आपकी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया सिग्मा और एक आपका सिग्मा स्टार हो गया, तो इसको हम एमओ कहते हैं। ओके इसमें आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन 3 कनेक्टिव है कार्बन के साथ। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ऑक्सीजन, फिर ये एंड दिस वन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये आपका कार्बन है। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन जो है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, बट इट्स नॉट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिकॉज ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और रेजोनेंस में अगर आपको याद हो किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम किस तरह का क्वेश्चन था। तो एक्चुअली होता है कि जब भी मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राइज के वो किस तरह से स्टेबलाइज हो जाए समहाउ, और यही रीजन है कि sp3 से रेजोनेंस की फॉर्म में चला जाता है, मींस के sp2 करेक्टर इसमें डेवलप होता है, और उसकी रीजन ही यही है कि रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो अब ये sp3 नहीं रहा, ये जो लोन पेयर है बिकॉज ये हेटेरो एटम है, और ये जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये मैंने पेपर पे खुद ही अभी बैठ के लिखे थे 1 घंटा पहले। तो क्वेश्चन यही थे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा एक्स्ट्रा। और जो मैंने लिखा वो आपको समझ भी नहीं आएगा बिकॉज मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है। विल वी ड्रॉ कार्बन नंबर 3? हाँ, इसको आप ड्रॉ कर दें, इसके ऊपर आप कुछ शो ना करें। आई मीन यहाँ पे आप कोई ऑर्बिटल शो ना करें बिकॉज वो कार्बन तो है यहाँ पे, तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे एज इट इज रहने दें। जब आप इसकी एमओ बनाएंगे तो अब आपके पास कितने एटम्स है? अब आपके पास वही ब्यूटाइल सॉरी अलाइल सिस्टम वाला वो वही रह गया कि आप पी ऑर्बिटल एक यहाँ पे है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे है और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे, तो आपने एग्जैक्टली वही चीज बना देनी है। तो एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ और एक इसके ऊपर ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या था कि आपके पास पी ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, तीनों इन फेज होंगे और इस तरह से। सेकंड क्या होगा कि ये होगा,
यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा जैसे अलाइल में होता है, और यहाँ पे इनके फेजेस आपस में इस तरह से, तो ये नोड हो गया आपके पास। और लास्ट वाले में तीनों ऑपोजिट, प्लस, नेगेटिव, तो ये आपके पास इसकी पाई वाली होगी आपकी एमओ डायग्राम। डज इट हैज? यस इट हैज। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि आई थिंक सर ने इसके ऊपर इतना नहीं बताया हुआ, पर वो इस तरह से होती है। ये जो लोन पेयर होता है वो शिफ्ट होता है, जैसे मैंने अभी वो ऑक्सीजन का बेंजीन के ऊपर किया था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेज में इस तरह से होता है, CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेज में दोबारा से ये यहाँ पे वापस, और ये यहाँ पे वापस। तो अगेन वही आपका पहले वाला दोबारा से रिपीट हो जाएगा जो कि पहले बना था। सर सेकंड कार्बन के अंदर वो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए कि अगर ऊपर लेफ्ट वाले का पॉजिटिव है तो राइट वाले का नीचे पॉजिटिव होगा? कौन से वाला? जो सेकंड वाला है जिसके अंदर 2p बने हुए। हाँ, इसको प्लीज आप कंफर्म कर लें कि ये प्लस होगा, वो जो अलाइल वाला होगा ना एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी होगा। तो अगर उसमें नीचे है तो फिर आई थिंक या नीचे ही होगा। इस पे सॉरी मैं एक चीज गलत कर गया हूँ यहाँ पे, जो कि मैं नोट कर रहा था। वो यूजली हम ये करते हैं कि आपकी जो रेजोनेंस होती है उसको हम नहीं, बल्कि ठीक है हाँ, तो इसी तरह से आपकी जो रेजोनेंस होगी वो इस तरह से यहाँ से लॉन्ग पे शिफ्ट होगा, यहाँ से इधर और वापस। और इसकी अगर हाइब्रिड अगर आपने डायग्राम बनानी है तो उसको भी आप इस तरह से CH3 ऑक्सीजन कार्बन CH2, और यहाँ पे ये आपकी हाइब्रिड डायग्राम हो जाएगी, यहाँ पे एक लॉन पेयर। सही है। Will we include the internuclear axis nodes when writing about the number of nodes? I guess only one total nodes has been asked. These are not equivalent. No, they are they are not equivalent. ये जो है this has major role I think कहते हैं, या और this one is minor and this one is major, because यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते हैं तो इस वजह से ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला मेजर इसमें होता है। हाँ, जो नोड्स वाला है वैसे रिमेंबर, अगर आपके पास इस तरह से कुछ आ रही है और ये सबके फेजेस सेम है, जो वर्टिकल नोड्स है वो तो 0 है इस केस में, बट यहाँ पे एक ये वाला जो बिकॉज ये पाई सिस्टम बन रहा है, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से बन रहा है, पाई ऊपर सारा ब्लैक और नीचे सिर्फ वाइट वाला, ये उसी तरह से जैसे आपके पी और ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, यहाँ पे आपके कार्बन, और तो जैसे यहाँ पे एक नोड है वैसे ही यहाँ पे भी एक नोड होता है, इंटरन्यूक्लियर नोड होता है पाई के केस में। तो ऑल्दो वो जो वर्टिकल वाला है वो 0 है, लेकिन जो एक नोड फिर भी है। तो ये लास्ट टाइम भी क्विज में हुई थी मिस्टेक, तो फिर मैंने जाके बताया था अब्दुल्ला भाई को कि अब्दुल्ला भाई ये इसको भी जरा देख लें। तो आई थिंक अब अब्दुल्ला भाई ने भी ये बोल दिया होगा कि आप इसको कंसीडर करेंगे जो इंटरन्यूक्लियर वाला होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सो ये जो बेसिकली मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन CH और CH2 है, इनके बीच में रेजोनेंस होगी। CH3 तो नहीं पार्टेक करेगा ना, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जी, वो इसलिए मैंने उसको ड्रॉ भी नहीं किया, सिर्फ उसको एज इट इज CH3, इट मींस कि ये CH3 है, ये जो एंड पॉइंट है। तो मतलब जब वो अगर हम वो साइन वाली डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास 3 डॉट्स होंगे ऑक्सीजन और 2 कार्बन के लिए। हाँ एग्जैक्टली, ऑक्सीजन और ये आपके पहले इस तरह वाली और फिर सेंटर वाली। सर आपने कहा था कि ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन isn't it sp3 हाइब्रिडाइज्ड? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन हल्का सा करेक्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का भी आ जाता है जब ये पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। जो मेजर है वो sp3 ही होगा, बट थोड़ा सा करेक्टर sp2
2 का भी आ जाता है इसमें। दैट्स वाई अगर आपको स्टेटमेंट सही तरह से याद हो स्लाइड की, तो इस तरह से मेंशन किया हुआ था कि अगर ब्यूटाडाइन की बात करें, ऑल्दो ये सिंगल बॉन्ड है बट इसके अराउंड जो रोटेशन है उसकी एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा लगती है। वो उसकी रीज़न ही यही है कि ये भी यहाँ पे अपेरेंटली तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डबल वाला sp2 करेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पे भी। तो ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि ये देखने में तो आपको सिंगल बॉन्ड लग रहा है बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसको भी जब आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी सिंगल बॉन्ड के ठीक बजाय। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। No problem. So I guess only went to सर सर ये इंटर न्यूक्लियर नोड होता है, क्योंकि मैं नेट पे चेक कर रहा था तो वो कहते हैं कि आप n-1 होता है इंटर न्यूक्लियर को, आप नोड नहीं काउंट करते। वो नोड्स होंगे या 6 होंगे? सबसे ऊपर वाले के सबसे जो एक्सट्रीम एंटी बॉन्डिंग है। जी जी। अगर तो आपसे सिर्फ वर्टिकल पूछा गया तो सिर्फ 5 है, और अगर आपसे टोटल पूछा गया तो वो 6 है। तो क्विज में जो आया था वो हमसे आई थिंक टोटल पूछे थे, तो टोटल 6 नहीं होने चाहिए थे, फिर 5 हमारा हाँ, करेक्ट नहीं आता। वो उस टाइम पे वो चीज नोट नहीं की थी, तो इस वजह से वो गलती हो गई थी। अच्छा Sir, सही, ठीक है, थैंक यू। instead of counting the number of carbons, हम ये नहीं देखते कि मतलब कितने carbons are actually involved in the pi bonding, क्योंकि जो pi bonding में involved ही नहीं उनके pi एमोस तो होंगे ही नहीं ना। इसकी बात करें आप, ये वाले की? नहीं, मैं वैसे बात करें, अभी किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 5 कार्बन्स इन अ चेन एंड 2 ऑफ देम हैव डबल बॉन्ड्स, तो इसका ये मतलब है कि ना सिर्फ 2 कार्बन्स आर इन्वॉल्वड इन द पाई बॉन्डिंग, तो मतलब उससे ये तो नहीं होगा कि हम 5 अगर उसमें है तो 5 एमओस बना देंगे उसके। नहीं नहीं, एमओस 4 ही होंगी, एमओस 5 नहीं होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बनाई है। ऑल्दो टोटल कार्बन और ऑक्सीजन मिला के 4 बन रही है, तो 3 ही बनाई मैंने। तो अगर आपके पास इस तरह से है तो आपने 4 बनानी होगी। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे एक +4 जाना था या -4 जाना था, तो ये भी मैंने ही जाके बताया था वरना थोड़ा सा भी जिन लोगों ने 5 वाली बना दिया वो मुझे बुरा बोलेंगे क्योंकि वो 5 के हिसाब से तो वो सही था, अगर यहाँ पे +4 आई मीन जो आपने बनाई थी लेकिन वो मैंने जाके बताया था कि यहाँ पे तो +4 ही नहीं आपने डाला, या माइनस होगा ये। यानी मैं कोई को टेस्ट करवा सकता हूँ किस किस बात पे लेकिन वो क्वेश्चन तो सही बन गया ना फिर भी वो एक नया क्वेश्चन बन गया, एक नए टाइप का। ऑल्दो हाँ, एक सेकंड, ऑल्दो मिस्टेक जरूर हुई थी बट वो स्टिल अगर क्वेश्चन वो वैलिड था फिर भी। आई मीन वो मिस्टेक जरूर हुई थी यहाँ पे प्लस या नेगेटिव चार्ज वाली, बट वो फिर भी ये रीजनेबल है बिकॉज वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है CH3। ये बॉन्डिंग है तो वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। सर एक और मैंने ये पूछना था कि हम लोग को जो क्विज भी आया था ना उसमें क्वेश्चन था कि उन्होंने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था और उन्होंने बोला था कि इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो हमें जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके उससे नहीं पता चलता जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और वो कहें कि उसमें जो बॉन्ड्स है ऑल ऑफ देम आर इक्विलेटरल, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 2 डबल बॉन्ड्स और एक सिंगल है, तो आप उससे डिड्यूस कर लेते हो कि देयर माइट बी रेजोनेंस क्योंकि सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्विलेटरल। लेकिन उसके अंदर कोई वो थी नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी, दे जस्ट गिव द मॉलिक्यूल एंड आस्क्ड अस कि इसमें होगी रेजोनेंस कि नहीं। एंड क्योंकि मॉलिक्यूल कौन रिसेंटली से में रेजोनेंस वो मॉलिक्यूल कौन सा है? क्विज के अंदर ही कोई क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर द मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं उन्होंने बताई हुई थी। और सिंस हम सब हेक्साट्राइन एक था। दफा चेक कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं है हाँ हाँ, चेक कर लें। क्योंकि सबने आप लोगों ने रिसेंटली वही पढ़ाया हुआ था रेजोनेंस, तो हमने अज्यूम किया कि होगी रेजोनेंस, लेकिन मैं फिर भी एक दफा चेक कर लेती हूँ। हाँ, एक दफा चेक कर लें। ओके।
Excuse me, sir. यस सर ये अभी आप हेक्साडाइन वाली बात कर रहे थे, तो वो क्विज के अंदर जो लास्ट क्विज उसमें क्वेश्चन था वो हेक्साडाइन के नोट्स वाला, तो आई थिंक उन्होंने 6 पाई के अंदर कहा था, तो मतलब मैंने 5 लिखा था, वो आंसर तो सही है, लेकिन फिर वो अब्दुल्ला भाई ने भी जो कहा था कि आपका एक 1 नोड इंटरन्यूक्लियर पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसको किस तरह हम इनटू अकाउंट लेंगे? उसको हम किस तरह तो मतलब अगर लाइक अब मुझे ये नहीं पता कि वो 5 वाला सही था या वो 6 सही था, वो 6 पाई वाले के लिए। 6 पाई के लिए 6 सही था। मैं अब्दुल्ला भाई से कहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है ना तो क्लियरली मेंशन कर दे टोटल नोड्स या वर्टिकल नोड्स। मैं ऐसे उनको कहता हूँ कि इस तरह करके कुछ कर दे ताकि तो कंफ्यूजन मतलब ना रहे अगर कल से। वर्टिकल होंगी तो फिर हम वो फिर तो 5 होंगे। इंटरन्यूक्लियर वाली नोड नहीं कंसिडर करेंगे। फिर हाँ इंटरन्यूक्लियर वाला नहीं करेंगे अगर सिर्फ वर्टिकल की बात करें। सर ठीक है। मेरा एक इसमें जो क्वेश्चन था। एक टाइम पे एक यार आप पहले पूछ लो बोलो। जो भी था। सही है। अच्छा सर, उसके अंदर क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने ये नहीं पूछा था कि रेजोनेंस हो रही है या नहीं, लेकिन उन्होंने बेसिकली बोला था कि 1,3 पेंटाडाइन दिया हुआ था एंड दे सेड कि अपना इनके जो सारे बॉन्ड्स है ना वो सेम है, मतलब सेम है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वो सारे बॉन्ड्स इक्विलेटरल तब होते जब रेजोनेंस होती। इनडायरेक्टली उन्होंने बस यही पूछा ना कि रेजोनेंस होगी इसमें कि नहीं। अब इसमें वी डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ओके। इस वजह से इसका मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। रेजोनेंस जब भी होगी आपके सारे बॉन्ड्स इक्वली होंगे एक्सेप्ट वो एक एक्सेप्शनल केस है बेंजीन का, उसके केस में होता है ये डिफरेंस या कुछ एक्चुअली जब भी आपकी रेजोनेंस होगी और आपका जो इनिशियल स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर के एग्जैक्टली इक्वल होगा रेजोनेंस होने के बाद, आपकी जो चेन होगी वो इक्वल नहीं होगी, चेन लेंथ जो होगी। नहीं सर, ठीक असल है। में मुझे जहाँ तक याद था उसमें था कि आपके सारे बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो बॉन्ड होता है ना वो 1 हम्म। बॉन्ड और 2 बॉन्ड्स के दरमियान वाला होता है। तो वो उसकी ये सिचुएशन होती है कि वो ना सेकंड मतलब उसकी जो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की जो होती है उससे वो ज्यादा होती है, लेकिन सिंगल हाँ बॉन्ड की bond length से वो कम होती है। एग्जैक्टली तो हाँ तो इसमें एक्चुअली यही होता है कि आप एक दफा चेक कर लो कि आपका जो रेजोनेंस होने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि एक एग्जांपल जो सर ने क्लास में मैंने पहले भी बताई थी, अगर ये वाली इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ पे जाके इस तरह से बनेगा CO नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, राइट। और इसको आप थोड़ा सा रोटेट करें तो एग्जैक्टली ये दोनों एक ही चीजें हैं, राइट। दोनों तो ये दोनों एक ही चीज है, तो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ फिर इक्वली आएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आगे अभी तो ये पेंटाडाइन है तो यहाँ पे तो ये एक तो ये CH3 हो गया, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ तो वैसे ही ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी। सही। सही है। और अगर हम अभी CH3 को रिमूव कर देते हैं, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें तो वो आपके पास आएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, या यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे प्लस होगा। अब इसकी जब आपने रेजोनेंस ड्रॉ की तो ये आपके पास एग्जैक्टली वो चीज नहीं बनी, ऐसे ही है। आपके पास चार्जेस डेवलप हो गए और ये जो चार्जेस की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा। आई मीन नोट वो रेजोनेंस तो होती इस वजह से कि वो थोड़ा सा ताकि वो एनर्जी स्टेबलाइज हो जाए आपका मॉलिक्यूल, लेकिन जब वो इस फॉर्म में गया तो ये थोड़ा सा उसके लिए अनफेवरेबल था, तो दोबारा से फॉरन स्टेज में वापस चला गया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है और ये वाली इनकी आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो इस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ये डिफरेंट होती है। तो लेकिन वो था ना रीडिंग मटेरियल के, जरा मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टे। आपने कहा है कि जो राइट वाला स्ट्रक्चर है उसके क्योंकि वो हैं चार्जेस उसमें डेवलप हो रहे थे तो इट्स ऑब्वियसली लेस स्टेबल, राइट। तो आपने कहा है कि इट वुड प्रेफर इन स्टेइंग, मतलब उस स्टेट में रहेगा जो लेफ्ट पे आपने बनाई हुई है। तो रीडिंग मटेरियल जो था ना उसमें लिखा था कि आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के दरमियान शिफ्ट नहीं करते फ्रॉम वन टू अनदर, दे मतलब वो ना दोनों का मिक्सचर जो होता है उस फॉर्म में वो एग्जैक्टली ये एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है सही। एक्चुअली
एक तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई है कि पार्टिकल्स हैं जो कि दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और कुछ भी नहीं है, चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे इसके ऊपर। तो वो चार्ज डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है। तो बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बट अभी मुझे क्वेश्चन भूल गया आपका क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था कि रीडिंग मटेरियल में बेसिकली दे सेड कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्विच नहीं होता, दे एग्जिस्ट एज द मिक्सचर ऑफ द टू फॉर्म्स। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो एक्चुअली वो फ्लो चार्ज डेंसिटी का ना फ्लो होता रहता है, तो या वो बात सही है कि वो एक काइंड ऑफ मिक्सचर ही होता है। तो उस मिक्सचर में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेजर रोल कंपोनेंट होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी डबल बॉन्ड करेक्टर जो लेट से 40% यहाँ पे होगा, 40% यहाँ पे होगा, और कोई माइनर सा 20% कह लें आप, या यहाँ पे 45 10% यहाँ पे होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। माइनर और मेजर का यही हम डिस्कस कर रहे थे। सही, तो ये माइनर कंट्रीब्यूटर होगा सिंस इट्स हाँ अनस्टेबल, एग्जैक्टली मेजर वो है जो एग्जैक्टली स्टेबल है। राइट, एग्जैक्टली। ओके, ठीक हो गया। सही। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कलर और साइज में रिलेशन चेक करने के लिए हमें वेवलेंथ और वही फ्रीक्वेंसी चेक करनी है ना। कलर और साइज चेक करने के लिए हाँ एग्जैक्टली आपको मेटल या सेमीकंडक्टर्स जो भी है आपने उसकी मेटल्स में आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर में जाना होगा, और सेमीकंडक्टर्स में आप कलर दे के ही आप जा सकते हैं कि कलर साइज वेवलेंथ ज्यादा है तो साइज बड़ा है, और सेमीकंडक्टर्स में। और एक और क्वेश्चन, जैसे अगर कोई हमारे पास गोल्ड है और 400 नैनोमीटर्स की एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ, तो अब हम उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर चेक करेंगे ना 400 नैनोमीटर में कौन सा बनेगा। हाँ अगर वो नैनो पार्टिकल ही है अभी भी जो कि है, हाँ है, अच्छा तो सही आप उसका ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर चेक करेंगे। सही है, ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो आई थिंक वो लिखा हुआ था बुक स्लाइड्स के अंदर भी कि 333 से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस होती है। तो यस मतलब तब हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखेंगे। तो मतलब अगर लाइक आई थिंक 75 से कम है तो फिर हम सिर्फ वही कलर देखते हैं जो हम ऑब्जर्व फिर कर जैसे रहे आप हैं। जैसे आप सेमीकंडक्टर्स करते हैं एग्जैक्टली वैसे ठीक बैंड है गैप सर, थैंक वो यू। जितना बड़ा होगा तो इट मीन्स कि आपका जो उसमें फिर साइज स्मॉल हो जाएगा। आपका बैंड गैप बड़ा है, लाइक इस तरह से एक बैंड गैप मीन्स, और एक ये वाला के सिनेरियो है। यहाँ पे बैंड गैप बड़ा है, एटम्स कम है। यहाँ पे बैंड गैप बिकॉज मेटल में हम यही बात करते हैं ना कि जैसे हम मेटल ज्यादा लेके आते हैं इवेंचुअली आपका जो बैंड गैप होता है वो जीरो हो जाता है। और साइज आई मीन बैंड गैप ज्यादा है तो साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये ऑर्बिटल्स की बजाय बैंड गैप बैंड ड्रॉ करने चाहिए यहाँ पे इस तरह से, और कुछ इस तरह से। सर वो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी जहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात हो रही होती है, तो दे से कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्कोहल है तो उसकी जो बेसिकली चेन होगी, कार्बन चेन, वो हाइड्रोफोबिक होती है सिंस उसके साथ कोई वो पोलर नहीं होती, और जो OH है इट्स पोलर, तो उसके लिए उसके साथ वो हाइड्रोफिलिक होती है। लेकिन मतलब आपके पास कोई कभी ये हो सकता है कि जो अब ऑल्दो एक अल्कोहल का क्योंकि एक हाइड्रो मतलब फिलिक एंड होता है तो इट्स यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, बट कभी ये होता है कि जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है उस चेन का वो हाइड्रोफिलिक वाले से ज्यादा हो और फिर वो यस वही ना। ऐसा पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल शायद ना हो कि वो बिल्कुल ही उसके अंदर सोलबल ना हो, बट ये है कि एक केस में जिसमें आप 100 ml वाटर में आप डिजोल्व कर सकते हैं 5 ml मेथनॉल। अगर आप चेन को इस तरह कर दें, अगर पहले 5 ml कैपेसिटी थी तो अब और आई थिंक 1 ml या इससे भी कम हो जाएगी आपकी कैपेसिटी 100 ml में डिसोल्व करने की। तो सोलबिलिटी कम हो रही है, इट मीन्स के आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट जितना बढ़ता जा रहा है उसकी वाटर के साथ, बिकॉज वो वाटर के साथ तो इंटरेक्शन नहीं करेगा और उसमें सोलबलाइज होने की उसकी जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और मे भी हो सकता है एक स्टेज ऐसा भी आ जाए कि वो उसमें हो ही ना। ओके। तो सर एक क्वेश्चन था
जी जी मैंने पूछना था कि वो जो पॉलीमर्स हैं उसमें जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है और चेन ग्रोथ है, तो इनमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए? चेन ग्रोथ सॉरी स्टेप ग्रोथ में जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी है मोनोमर, एक मोनोमर ये है, उसके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए इस तरह से कार्बोक्सिलिक, और एक आपके जो सेकंड मोनोमर होगा उसके भी आपके दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए NH2 NH2। ये वाला जो होगा इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये वाला जो होगा आपके इसके साथ बाइंड कर जाएगा। सेकंड जो भी आपका होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड OH इधर से ये इधर करेगा और फिर एक और आएगा यहाँ से जो एक इधर कर देगा एक इधर, तो आपको ये कंडेंसेशन में पता होना चाहिए। सेकंड इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर रिमूव हो सकता है या फिर HCl वगैरह रिमूव हो सकता है। डू यू नीड टू नो द कंडीशंस फॉर रिएक्शन? बस 5 मिनट। चेन चेन ग्रोथ में आपको आई मीन वहाँ पे फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें आपको आई थिंक थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आइडिया हो तो वो हो जाएगा इजीली। सही है। बाकी ओके अब्दुल्ला भाई इज हियर, तो आई एम लीविंग नाउ, और कोई क्वेश्चन है तो उनसे आप